आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो NCERT है उसके अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं भूगोल। तो भूगोल का आज हम जो चौथा चैप्टर है जिसका कि नाम है मानचित्र यानी कि मैप, तो इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो देखिए टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप वीडियो देखते हैं, आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसका कि नाम है मानचित्र। तो देखिए मानचित्र क्या होते हैं। मानचित्र आपको पता है, आपने देखे होंगे कि जो नक्शा है हमारा, जो नक्शा होता है, मैप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने ग्लोब का जिक्र किया था, एक दो बार ग्लोब के बारे में पढ़ा था हमने। तो यहां पर देखिए जो ग्लोब है वो भी क्या कार्य करता है, वो भी हमें विश्व के अंदर कौन सा स्थान या कौन सा देश कहां पर स्थित है ये बताने का प्रयास करता है। तो देखिए अगर हम देखें हमारे ग्लोब को तो ये इस प्रकार से ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब के अंदर देखिए ये यहां पर जिस प्रकार से मान लीजिए आप, ये है उत्तरी ध्रुव, उसके बाद ये क्या है, ये यहां पर अक्षांश बने हुए हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या बने हुए हैं, यहां पर अक्षांश बने हुए हैं, ग्लोब की ही पोजीशन है ये। तो ग्लोब के अंदर इस प्रकार से क्या बनाए जाते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो अर्धवृत्त है इनको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। बाकी इन चीजों को हम लोग हमारी जो पिछली क्लास है उसके अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए जो ग्लोब है, तो ग्लोब असल में क्या होता है कि वो हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा सा प्रतिरूप है, यानी कि छोटी सी प्रतिकृति है जिसके अंदर की हमने हमारी पृथ्वी को दिखाने का प्रयास किया था। तो देखिए ये जो ग्लोब है ये इस प्रकार से लगा रहता है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से घूर्णन करता है। तो ये क्या है, ये है हमारा ग्लोब हो गया। इस प्रकार से ये ग्लोब हो गया। तो ग्लोब के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सभी विश्व के जो सभी देश हैं वगैरह जो भी हैं, समुद्र है, महासागर है, सागर है, पर्वत है, उन सबको दिखाया जाता है यहां पर। तो देखिए इससे ग्लोब से हमें क्या जानने में सहायता मिलती है, एक तो किसी देश की पोजीशन क्या है वो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके अलावा देखिए देश की कुल कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, इसका भी आसानी से पता लगाया जा सकता है ग्लोब के माध्यम से। तो देखिए मान लीजिए यहां पर कोई देश है, वो इस प्रकार से यहां पर स्थित है। ये मान लीजिए कोई क्या है, कंट्री है, वो यहां पर स्थित है। तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये कौन सा अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि ये जो देश है ये कौन से अक्षांश पर स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या है, ये देश की पोजीशन है यहां पर। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए कि भाई देशांतर कौन से, तो मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर, उसके बाद ये है 25 मान लीजिए, और ये क्या है 30। तो कह सकते हैं कि देशांतर पर इसका विस्तार क्या है, देखिए कि 25 से लेकर 30 डिग्री देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर पूर्व की तरफ है। तो इसका क्या है, विस्तार है, कहां से, 25 डिग्री पूर्वी से लेकर 30 डिग्री पूर्व तक। तो ये विस्तार हो गया इसका। इसी प्रकार से अगर बात करें तो देखिए अक्षांश पर भी इसका विस्तार किस प्रकार से है कि यहां से भी कोई ना कोई अक्षांश इस प्रकार से गुजर रहा है, यहां से भी कोई अक्षांश है वो इस प्रकार से गुजर रहा है। तो मान लीजिए उसका विस्तार यहां से अक्षांश में भी कुछ इतना ही है, मान लीजिए कि 20 से लेकर 25 तक उसका क्या है, विस्तार है। 20 डिग्री
देखिए 20 डिग्री ये कहां से नीचे की तरफ से ले रहे हैं, तो ये 20 डिग्री कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में है। जीरो के बाद नीचे की तरफ कौन सा हो गया, 20 डिग्री दक्षिण से लेकर ये कहां फैला हुआ है, जीरो के बाद ऊपर तक, यानी कि 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक या उत्तरी अक्षांश तक ये क्या है, फैला हुआ है इस प्रकार से। तो देखिए इस देश की जो पोजीशन है वो हमें ग्लोब के माध्यम से एकदम एक्यूरेट पता चल चुकी है कि भाई ये जो देश है ये कहां पर स्थित है। ये देखिए कहां पर स्थित है, बात करें तो ये है 25 से लेकर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उसके अलावा ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो इससे क्या पता चला कि हमें उस देश की एक तो एक्यूरेट पोजीशन का पता चल गया, उसके अलावा देखिए हमें क्या पता चला कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसका भी अंदाजा हम यहां से आसानी से लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर बात करें अक्षांश की, तो ये जो देश है ये देखिए 20 डिग्री दक्षिण से लेकर 20 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। तो मान लीजिए ये क्या है, 20 डिग्री दक्षिण है, तो यहां से लेकर यहां पर आएंगे जीरो तक, तो कितना हो गया 20। उसके बाद जीरो से 20 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां भी क्या हो गया 20 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितने अक्षांश के अंदर फैला हुआ है, 40 अक्षांश के अंदर ये फैला हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो अक्षांश के जो बीच की दूरी है वो एकदम फिक्स है, और वो कितनी है, 111 किलोमीटर हमने पढ़ा था। तो यहां से देखिए 40 जो है अक्षांश के अंदर ये जो देश है ये फैला हुआ है, तो इसकी जो लंबाई होगी यानी कि कितने लंबे उसके अंदर फैला हुआ है, तो 111 को अगर हम 40 से गुना कर दें तो देखिए 4440 किलोमीटर जो है वो क्या है, इसकी लंबाई हो गई। इसी प्रकार से हम कितने देशांतर के अंदर फैला हुआ है इसका भी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। ये भी कितना होता है, 111 किलोमीटर है, लेकिन 111 किलोमीटर ये फिक्स नहीं है देशांतर, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कम होता चला जाता है। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके हम देखिए इसकी चौड़ाई भी निकाल सकते हैं और लंबाई भी निकाल सकते हैं। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई पता होने के बाद हम इसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये सब चीजें जो है हमने ग्लोब से पता कर ली, लेकिन हम इस देश के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते ग्लोब के माध्यम से। देखिए ग्लोब के माध्यम से हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि ये जो देश है इसके अंदर कितने राज्य हैं, कितने गांव हैं, उसके बाद कितनी तहसील है, या फिर इसका जो आप भौगोलिक रूप से देखें कि भाई यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी यहाँ से नदियां बह रही हैं, कौन कौन सी यहाँ पर घाटियां हैं या कुछ भी हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार का कोई भी जो विवरण है वो हमें इस ग्लोब के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। तो ये क्या चीज है, ये ग्लोब की देखिए लिमिटेशन है कि ये इस प्रकार से कोई जानकारियां यहां पर नहीं दे सकता। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर हमें ये जानकारियां चाहिए, अगर हमें ये जानकारी चाहिए कि किसी देश के अंदर जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से पूरे देश के अंदर फैली हुई है, यानी कि जो जनसंख्या का घनत्व है वो कहां पर अधिक है, कहां पर कम है, या अगर बात करें कि भाई वनस्पति की, तो कहां कहां पर उस देश के अंदर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, या फिर कहां कहां पर वहां अगर बात करें देश के अंदर की जो रेल मार्ग है या सड़क मार्ग है, हाईवे वहां से गुजर रहे हैं, तो उस देश के अंदर वो कहां कहां पर फैले हुए हैं। तो ग्लोब के माध्यम से हमें किसी भी प्रकार की ये जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो अब ये जानकारी जो है हमें कहां से मिलेगी, तो देखिए ये जानकारी हमें मिलेगी किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से। मैप के द्वारा हम इन जानकारियों को आसानी से जुटा सकते हैं। मैप यानी कि देखिए इसको क्या कहा जा सकता है, नक्शा भी कह सकते हैं, उसके अलावा मानचित्र भी इसको कहा जाता है। तो इन चीजों से हमें क्या पता चलेगा, उस देश के बारे में कुछ अन्य जो जानकारियां हैं वो आसानी से प्राप्त हो पाएगी। तो देखिए
अब हम पढ़ते हैं कि ये जो मानचित्र है ये क्या चीज है। मानचित्र, तो मानचित्र की अगर बात करें तो देखिए यहां ग्लोब के ऊपर कोई भी देश यहां पर स्थित है। मान लीजिए ये देश है या कोई भी मान लीजिए यहां पर क्या है, इस प्रकार से ग्लोब के ऊपर ये देश जो है स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये देश यहां पर स्थित है। तो यहां पर इन देश को अच्छी तरह से इनका विवरण प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इसको एक छोटे से कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर या फिर चपटी सतह यानी कि पेपर की तरह, भाई सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगी, अगर उसको इस प्रकार से झुका दे तो केवल एक लाइन के रूप में दिखेगी। तो इस प्रकार से ये जो देश है इसको अगर हम किसी चपटी सतह यानी कि एक पेपर के ऊपर बनाने की जब कोशिश करते हैं यहां पर, तो इसी चीज को ही क्या कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। अब यहां पर जो देश हमने देखा था, तो अगर इसको देखिए हम यहां पर बना देते हैं इस कागज के ऊपर, तो ये चीज क्या कहलाएगी, इसी को ही क्या कहेंगे, मानचित्र इसको कहा जाएगा। तो ये हो गया मानचित्र। उसके बाद देखिए मानचित्र की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ये मानचित्र हो गया। उसके अलावा अगर बात करें कि देखिए वहां के जो पर्वत हैं, तो पर्वतों का अलग से मानचित्र बना लिया, वहां पर जो रेल मार्ग है उनका अलग से मानचित्र बना लिया, सड़क मार्गों का अलग से बना लिया, कौन कौन से वहां पर गांव हैं, शहर हैं, महानगर हैं, नगर हैं, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मानचित्र बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अगर खाली एक मानचित्र है, अगर एक सिंगल मानचित्र है, तो वो तो क्या कहलाएगा, उसको तो मानचित्र कहेंगे। लेकिन यहां पर एक ही जगह के बारे में, एक ही देश के बारे में हमने कई प्रकार के मानचित्र बना लिए हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। तो यहां पर क्या करना है, अगर इन सभी मानचित्रों को हम एक ही साथ यहां पर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, तो वो चीज क्या बन जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा एटलस। तो एटलस इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि मानचित्र क्या है और एटलस क्या है। एटलस क्या है, वास्तव के अंदर मानचित्रों का जो समूह है उसको ही क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। अब देखिए यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई कंट्री है, यहां पर कोई देश स्थित है, तो यहां पर देखिए पृथ्वी जो हमारी है वो गोलाकार है, तो ये भी कोई समतल सतह नहीं है। यहां पर ये जो देश फैला हुआ है ये भी क्या है, इस प्रकार से थोड़ी गोलाई के अंदर है। लेकिन इसको अब यहां कागज पर बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जैसा कि आपके बुक के अंदर भी एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि आप क्या करें, एक बॉल लीजिए और यहां पर कोई आकृति बनाएं। जैसे आपने कुछ भी बना दिया, किसी कंट्री की आकृति बना ली, लेकिन अगर आपको कहे कि इस बॉल को काट कर एकदम यहां पर क्या करना है, एकदम समतल करना है इस प्रकार से कि ये देश दिखाई दे, लेकिन क्या है कि ये काम जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो इस प्रकार से हम इसको सीधा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर पैमाने की मदद ली जाती है। पैमाना यानी कि माप ही होता है, कि माप लेकर यानी कि नाप कर, कि जब हम नापेंगे ग्लोब से या रियल पृथ्वी से, और जो चित्र हमने मानचित्र पर बनाया है अगर पैमाने के हिसाब से बनाया है, तो उनकी जो दूरी है, लंबाई है, चौड़ाई है, वो क्या है, एकदम एग्जैक्ट यानी कि समतल सतह के बराबर ही आ पाएगी। तो इस प्रकार से ये मानचित्र जो है बनाए जाते हैं पैमाने की सहायता से। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मानचित्र, चित्र तो यानी कि चित्र हो गया, उसके अलावा मान यानी कि माप हो गया किसी चीज का, या नाप हो गया, ठीक है, तो उससे संबंधित है मानचित्र। तो ये तो हो गया हमारा मानचित्र। इसके बाद देखिए एटलस आप समझ गए हैं, एटलस क्या है, ये समूह होता है किसका, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का, जो कि क्या करते हैं, एक ही क्षेत्र विशेष के बारे में हमें जानकारी देते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या करना है, अब हमें यहां पर प्रकार पढ़ने हैं कि जो मैप है हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैप, मानचित्र के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ मैप। यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो ये मानचित्र जो अभी मैंने आपको बताया कि ये कितने प्रकार के
हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो मानचित्र आता है हमारा, तो वो क्या है, उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। यानी कि बात करें तो इसको क्या कहा जा सकता है? फिजिकल मैप। क्या कहेंगे? फिजिकल मैप। अब देखिए फिजिकल मैप क्या है, भौतिक मानचित्र क्या है। तो यहां पर देखिए ये जो मानचित्र है फिजिकल मैप, ये जो मानचित्र होंगे, जो ये नक्शा होगा, इसके अंदर क्या दिखाए जाएंगे? इसके अंदर यहां पर देखिए पर्वत हो गए, उसके अलावा नदियां हैं, पठार हैं, कौन कौन से जलाशय या फिर कौन कौन से बड़े जल के समूह, यानी कोई बड़ा तालाब है, जल है, इस प्रकार से कोई प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक चीज जो हमारे देश के अंदर या पृथ्वी का अगर मैप है तो पृथ्वी के ऊपर स्थित है, तो उसको किस मानचित्र से दिखाया जाएगा? भौतिक मानचित्र के द्वारा यहां पर दिखाया जाएगा। जो ये देखिए भौतिक मानचित्र होते हैं, इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उच्चावच। उच्चावच मानचित्र, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं? रिलीफ मैप। रिलीफ मैप इसको कहा जाता है। रिलीफ मैप या फिर उच्चावच मानचित्र इसको कहा जाता है। उच्चावच क्या मतलब हुआ इसका? रिलीफ का क्या मतलब हुआ? उच्चावच का मतलब है कि कोई भी भूमि है वो इस प्रकार से समतल नहीं हो सकती हर जगह से, वो कहीं पर देखिए ऊंची होगी, कहीं पर नीची होगी। तो देखिए इस प्रकार से, जैसे कि हम बात करें इंडिया की, तो देखिए ये यहां पर मान लीजिए कोई समतल जगह हो गई। समतल क्या है? कोई जगह है, मैदान है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से पठार प्रारंभ हो गए, तो क्या हुआ? ये जो जमीन है ये थोड़ी ऊंची हो गई। उसके बाद हमने कहीं देखा कि इस प्रकार से पर्वत प्रारंभ हो गए, उसके बाद जमीन फिर नीची हो गई, कहीं पर गहरी खाई आ गई, इस प्रकार से। तो ये जो जमीन का उतार चढ़ाव है, इसी को ही क्या कहा जाता है? रिलीफ या फिर उच्चावच कहा जाता है। और जिस मानचित्र के अंदर इसको दिखाया जाता है फिजिकल मैप के अंदर, तो उसी लिए उसको क्या कह दिया जाता है? उच्चावच मानचित्र या फिर रिलीफ मैप इसको कह दिया जाता है। तो ये तो प्रकार हो गया एक हमारा, जिसको कि हमने क्या नाम दिया? भौतिक मानचित्र, यानी कि रिलीफ मैप या फिर फिजिकल मैप भी इसको कहा जा सकता है। अब देखिए दूसरा जो मानचित्र का प्रकार है उसका क्या नाम है? वो है देखिए दूसरे को हमने क्या नाम दिया है? पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक मैप। राजनीतिक नक्शा, मानचित्र या फिर मैप कह लीजिए। राजनीतिक, बस खाली इतना ही लिख दिया है, राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या होगा? पॉलिटिकल मैप के अंदर देखिए कोई जो देश है, मान लीजिए कि हमारा भारत का पॉलिटिकल मैप हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए हम क्या क्या दिखाएंगे कि भारत के अंदर कितने राज्य हो गए, राज्यों को दिखाएंगे। उसके अलावा राज्य के अलावा देखिए जो राज्यों की राजधानी हो गई या राज्यों के अंदर कौन कौन से बड़े नगर यहां पर स्थित है, नगरों के अंदर छोटे छोटे तहसील हो गई, तहसील है, उसके अलावा गांव वगैरह है। ये सब चीजें क्या किए जाएंगे? यहां पर इस पॉलिटिकल मैप के माध्यम से मानचित्र पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्या है? पॉलिटिकल मैप है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है थीमेटिक मैप। उसके बाद क्या है? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप यानी कि देखिए थीमेटिक मैप, हिंदी में भी यही लिखा गया है थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप जो है यहां पर क्या दिखाया जाएगा? थीमेटिक यानी कि देखिए थीम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। थीम क्या होती है? थीम होता है विषय। जिस प्रकार से किसी प्रोग्राम का, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वहां पर क्या रहता है कि भाई उस कार्यक्रम की थीम होती है कि ये जो प्रोग्राम है ये किस चीज के ऊपर आधारित है। तो इसी प्रकार से ये जो थीमेटिक जो मैप हैं ये क्या होंगे?
किसी एक विषय के ऊपर आधारित होंगे। एक विषय के ऊपर यानी कि जैसे कि वहां पर भाई भारत के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो वन के बारे में भी हो सकता है। अगर बात करें तो देखिए वाइल्ड लाइफ यानी कि भारत के अंदर जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल जो पार्क हैं, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, इस चीज का भी मैप बनाया जा सकता है। उसके अलावा देखिए रेल वगैरह का भी, रेलवे इसका मानचित्र बनाया जा सकता है, या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा हाईवे निकल रहा है, इसका भी मानचित्र बनाया जा सकता है। यानी कि तकरीबन हर एक चीज को क्या किया जा सकता है, इस मानचित्र की सहायता से दिखाया जा सकता है। ये यहां पर देखिए स्पेशल एक ही विषय के बारे में यहां पर केंद्रित होगी। यहां पर कोई एक विषय ले लिया जाएगा, जैसे कि रेलवे के बारे में ले लिया, तो पूरा जो देश है वहां पर क्या दिखाया जाएगा, इस प्रकार से रेलवे लाइन के माध्यम से दिखाया जाएगा कि ये जो रेलवे लाइन है किस शहर से कौन से शहर को जुड़ी हुई है। इस प्रकार से पूरा मैप बनाया जाएगा एक ही थीम के ऊपर। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप, जो कि क्या होते हैं, विषय पर आधारित होते हैं। इसके बाद देखिए ये तो क्या हो गए, मैप के हमारे प्रकार हो गए। कितने प्रकार के पढ़े हमने, 3 प्रकार के थे। एक तो कौन सा था, पहला कौन सा था, भौतिक मैप था, भौतिक मानचित्र जिसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। दूसरा क्या था, राजनीतिक, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल। उसके बाद तीसरा जो था वो क्या था, थीमेटिक मैप था। तो देखिए अगर हम लोग कहीं बाहर जैसे कि शॉप पर, स्टेशनरी शॉप पर जब मैप पर परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई मानचित्र चाहिए, एक नक्शा चाहिए इंडिया का। तो वो आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का नक्शा आपको चाहिए, तो हमें ये बताना होता है उसको कि भाई पॉलिटिकल लेना है आपको या भाई फिजिकल चाहिए, तो ये उसको बताना पड़ता है। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि फिजिकल मैप अगर आप बोलेंगे तो उसके अंदर कैसा मैप होगा, ऐसा मैप होगा भारत का कि जिसके अंदर यहाँ के देखिए पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान वगैरह जो भी चीजें हैं नेचुरल, उनको उसके ऊपर दिखाया गया होगा। अगर आप पॉलिटिकल मैप खरीदते हैं तो वहां पर क्या होगा, भारत का नक्शा जिसके अंदर कि आपको राज्य वगैरह दिखाए गए होंगे, तो ये दिखाया गया होगा। थीमेटिक मैप यानी कि आप स्पेशल खरीद सकते हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे के बारे में, या कौन कौन से राज्यों की कौन कौन सी राजधानी है, स्पेशल उसका मैप, या किसी भी प्रकार का मैप जो कि स्पेशल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बेस हो, तो उसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। तो ये मैप के प्रकार थे। अब देखिए किसी मानचित्र के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो कि उसको एक मानचित्र का रूप प्रदान करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो घटक है उसको क्या कहते हैं, दूरी। कि मानचित्र बनाने के लिए एक तो दूरी का ख्याल रखा जाता है, दूसरा क्या है कि सही उसके अंदर दिशा को दिखाया जाता है, दिशा हो गई। और तीसरे की अगर बात करें तो वो क्या है, देखिए सिंबल यानी कि प्रतीक। यहां पर तीसरा क्या हो गया, प्रतीक। तो प्रतीक क्या यानी कि सिंबल है, और दिशा यानी कि डायरेक्शन, और दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो इन चीजों का क्या करना होगा, हमें मुख्य रूप से ख्याल रखना होगा किसी मानचित्र को बनाने में। तो चलिए अलग अलग से समझते हैं कि ये दूरी जैसे कि क्या है। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर किसी एक बच्चे का क्या है, यहां पर किसी एक स्टूडेंट का यहां पर घर है, कोई स्टूडेंट है ए, उसका यहां पर क्या है, घर है यहां पर। तो यहां पर देखिए ये सड़क इस प्रकार से यहां से जा रही है यहां पर, और यहां पर क्या है उसका, यहां पर है स्कूल, यहां पर उस बच्चे का क्या है, स्कूल है, यहां पर इस प्रकार से स्कूल है। तो देखिए अगर वो वास्तव में लड़का जैसे घर से स्कूल को जाता है तो मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अब देखिए इसी चीज को क्या करना है कि ये जो विद्यार्थी है ए, ये क्या करना चाहता है
कि ये एक पेपर पर इस चीज का मानचित्र बनाना चाहता है, मैप बनाना चाहता है। तो देखिए वो यहां पर इस प्रकार से ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, यहां पर इसी चीज को क्या करना है, बनाना है। तो वो देखिए क्या करेगा कि यहां पर 20 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसा तो करेगा नहीं कि भाई ये दूरी दिखाने के लिए क्या करेगा, बहुत लंबे साइज का कागज लेगा फिर उसके ऊपर बनाएगा। तो वो क्या करेगा, देखिए यहां पर इस प्रकार से अब उसने अपना घर बना दिया। उसके बाद देखिए ये उसने क्या किया, यहां पर अपना स्कूल बना दिया, इस प्रकार से स्कूल हो गया। तो उसने क्या किया था कि ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है, उसने वो देखिए अपने स्केल से माप कर ये कितनी 2 सेंटीमीटर की ली है, 2 सेंटीमीटर की दूरी उसने ली है। तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो 2 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 20 किलोमीटर के बराबर है। 2 सेंटीमीटर बराबर है 20 के, तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, यानी कि 10 किलोमीटर। जब वो ये नक्शा बना लेगा तो यहां पर वो एक हेडिंग डालकर लिख देगा इस प्रकार से कि देखिए क्या लिखेगा, पैमाना। पैमाना यानी कि कितना माप उसने लिया है, तो पैमाने के अंदर वो क्या लिखेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 10 सेंटीमीटर के। तो जो भी इस नक्शे को देख रहा होगा, मानचित्र को, तो वो क्या करेगा कि अपने स्केल से इस दूरी को नापेगा। इसको मापने के बाद उसको मिलेगा कितना, 2 सेंटीमीटर, को नीचे पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर यानी कि कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, यानी कि 20 किलोमीटर। तो वो समझ जाएगा कि जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो ये तो क्या हो गया, दिशा के बारे में, यानी कि किसी बड़े भूभाग को एक मानचित्र पर दिखाने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, पैमाने की आवश्यकता होती है। तभी क्या किया जाता है, इतनी बड़ी दूरियों को एक छोटी सी जगह के अंदर दिखा दिया जाता है। तो देखिए इस एक और चीज देखिए कि मान लीजिए आप जैसे इंडिया का मैप देखिए, अपने घर के अंदर लगा हुआ क्या होगा, कोई इंडिया का मैप या किसी भी चीज का मैप हो, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे कि तो आपको मिलेगा नीचे पैमाना दिया हुआ कि इतने सेंटीमीटर का मतलब इतना है। तो देखिए इस प्रकार से मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये भारत हो गया। तो मान लीजिए भारत है, मैप के अंदर देखेंगे आप तो इस प्रकार से, तो यहां पर देखिए अलग अलग यहां पर जैसे राज्य बने हुए हैं, यहां पर अलग अलग राज्य बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये कोई राज्य दिया गया है यहां पर, जैसे कि गुजरात है, तो गुजरात की आपको पूरी सीमा मापनी है कि कितनी सीमा है। तो आप क्या करिए, एक धागा लीजिए, आप क्या लेंगे, एक धागा लेंगे और धागे को इसके ऊपर गिल्ला करके थोड़ा, और यहां पर ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे। उसके बाद पूरी इसको सीमा को कवर होने के बाद धागे को तोड़ दीजिए। उसके बाद धागे को आप सीधा करिए, धागे को आप सीधा करेंगे, फिर उसके बाद स्केल से उसकी जो लंबाई है उसको आप मापिए। यहां पर क्या आ जाएगी उसकी लंबाई, जैसे कि मान लीजिए कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप नक्शे में नीचे देखिए आपको पैमाना दिया गया होगा, जहां पर कि लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 500 मीटर, या कुछ भी हो सकता है। जो जिसने मानचित्र बनाया है वो अपना अलग अलग पैमाना लेकर चलते हैं। तो यहां पर उसने दिया होगा कि 1 जो सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर है, 100 किलोमीटर। तो आपने जो ये धागा देखा ये कितना था, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो आपने पूरी जो सीमा की लंबाई मापी वो कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो दूरियां हैं नक्शे के अंदर वो पैमाने के माध्यम से सेट की जाती है। उसके बाद देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है उसका क्या नाम है, दिशा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का जो है वो क्या है, एक मैप के अंदर बड़ा ही महत्व होता है। किसी भी मैप को आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या था, हमारा भारत का मैप है, तो आप जब इसके दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार का निशान बना होगा दिशाओं का, और यहां पर आपको दिशा दी गई होगी नॉर्थ। यहां पर क्या किया जाता है, नॉर्थ दिशा को यहां पर दिखाया जाता है। इस प्रकार का निशान भी हो सकता है या इस प्रकार का भी हो सकता है, यहां पर नॉर्थ लिखा गया होगा।
इसी से ही तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी दिशा के अंदर उस देश की जो लोकेशन है किस प्रकार से वो स्थित है। तो दिशाओं का भी जो है वो बड़ा ही महत्व है इसके अंदर, मैप्स के अंदर। इसके अलावा देखिए दिशा से संबंधित ही एक और चीज दी गई है आपकी बुक के अंदर। उसके अंदर आपकी जो दिशाएं हैं वो भी दी गई है कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो देखिए इस प्रकार से एक जो डायग्राम है वो आपकी बुक के अंदर बनाया गया है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो ऊपर वाली दिशा है ये कौन सी है, उत्तर दिशा, जिसको कि क्या बोलते हैं, नॉर्थ। उसके बाद देखिए जो ये नीचे की दिशा है नॉर्थ के ठीक नीचे, तो ये कौन सी हो गई, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। उसके बाद जो ये इधर वाला पॉइंट है ये हमारा ईस्ट है, जिसे कि हम पूर्व बोलते हैं, और यहाँ है वेस्ट, जिसको कि पश्चिम कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारी 4 दिशाएं हो गई। तो ये जो 4 दिशाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये है वेस्ट, तो ये जो दिशाएं हैं इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है दिग्बिंदु। इनको क्या कहा गया है, दिग्बिंदु इनको कहा जाता है। अगर वैसे बात करें इंग्लिश में तो कार्डिनल। इनको क्या कहा गया है, कार्डिनल पॉइंट कहा गया है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट बने हैं इनको क्या कह दिया गया है, कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। उसके अलावा देखिए जो बीच की दिशाएं हो गई, जैसे कि जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा है इसको क्या कह दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। उसके अलावा जिस प्रकार से ईस्ट और साउथ की जो दिशा है उसको ईस्ट साउथ, इस प्रकार से ही ये कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम। तो ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये थी आपकी दिशाएं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर ही यहाँ पर एक डिवाइस का नाम भी दिया गया है, एक उपकरण का नाम दिया गया है, जिससे कि हम दिशा का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वो दिशा देखिए कौन सी है, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो उस दिशा, उसको क्या कहा गया है, दिक सूचक। उस चीज को दिक सूचक कहा गया है। और वैसे देखिए काफी मुश्किल शब्द है, वैसे इसको क्या कहा जाता है, कंपास। कंपास के बारे में सब लोग जानते हैं। तो कंपास क्या करती है, कंपास जो है देखिए इस प्रकार की एक डिवाइस है जिस पर कि क्या लगा रहता है, एक इस प्रकार से सुई लगी रहती है बीचों बीच। और इस सुई का क्या काम है कि ये जो सुई है हमेशा देखिए नॉर्थ और साउथ के अंदर रहती है। जो ऊपर वाली सुई है वो कहाँ रहेगी, नॉर्थ के अंदर उत्तर दिशा में, और जो नीचे वाली है वो रहेगी दक्षिण में यानी कि साउथ के अंदर। तो ये जो डिवाइस है इसको क्या कहा जाता है, कंपास। इसको कह देते हैं कंपास, या फिर दिक सूचक भी इसको लिखा गया है। दिक सूचक या फिर कंपास क्या है, यही डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर डिग्री बने रहते हैं, जैसे 0 हो गया, 10 है, ठीक है, 25, इस प्रकार से लेके 360 डिग्री तक के यहाँ पर बने रहते हैं। उससे क्या होता है, दिशा का पता चलता है कि कहाँ पर है। तो ये क्या हो गया आपकी कंपास, जिसको कि दिक सूचक कहा जाता है। उसके अलावा देखिए अन्य कौन सी चीजें हैं आपकी बुक में, एक यहाँ पर है, एक शब्द और दिया गया है जिसको क्या कहा गया है, रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केच। ये क्या हो गया, रेखा चित्र यानी कि स्केच। अब स्केच और रेखा चित्र क्या है, तो देखिए स्केच क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये इंडिया का मैप बनाया है यहाँ पर, और देखिए ये हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए पूरा पैमाना लेकर बनाया है। यहाँ पर हमने पैमाना एक लिया था, पूरा नाप के साथ इसको बनाया है, तो ये मानचित्र हो गया। अगर मान लीजिए इसकी मैं वैसे ही रफली ड्राइंग करता हूं जैसे कि ये की है, तो मान लीजिए ये तो हमने मानचित्र बनाया है। इसके अलावा मुझसे कोई कहे कि भाई इंडिया का नक्शा बनाना है, तो मैंने इस प्रकार से क्या किया, एक भारत का इस प्रकार से जैसे नक्शा बना दिया। तो ये जो मैप है मैं जो कि मैंने वैसे ही बनाया है, एक आइडिया से, अपनी कल्पना के हिसाब से
बिना किसी स्केल की मदद लिए हुए। तो इस प्रकार का जो चित्र होगा वो क्या है, ये स्केच हो गया। इसी को क्या कहा जाएगा, रेखा चित्र। इसके अंदर जो पैमाना है, माप वगैरह यहाँ पर नहीं लिया जाता। अगर पैमाना लेते तो ये क्या बन जाता, यही चित्र मानचित्र बन जाता। ये क्या है, खाली चित्र है जिसको हम रेखा चित्र कह सकते हैं या फिर वो स्केच कह सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। उसके अलावा देखिए एक शब्द और है आपकी बुक में जिसका कि नाम क्या है, खाका। हिंदी मीडियम में खाका नाम दिया गया है, खाका, या फिर वैसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो इसी को क्या कहा गया है, प्लान। प्लान यानी कि योजना। जैसे कि जब हम हमारे भवन का निर्माण करते हैं, इमारत का किसी का निर्माण किया जाता है, तो जो आर्किटेक्ट है वो क्या करता है, आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाता है उस बिल्डिंग का और उसी के हिसाब से वो जो इमारत है उसका निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए जो नक्शा आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है उसी को क्या कहते हैं, प्लान है या फिर खाका। जैसे कि इंजीनियर्स करते हैं, कोई भाई पुल का निर्माण करना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई अन्य चीज बनानी है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्लान का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ड्राइंग बनाते हैं पेपर के ऊपर जिसको कि प्लान कहा जाता है या फिर खाका कहा जाता है। तो ये चीज थी। उसके अलावा देखिए बस इतना ही है आपके इस टॉपिक के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो देखिए ये टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए हम फटाफट से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो बुक के अंदर हमें दिए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई किस हिसाब से हमने इस टॉपिक को पढ़ा। तो देखिए यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं अंतिम में। तो देखिए मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई दूरी है, दिशा है, उसके अलावा संकेत है, सिंबल है। तो देखिए संकेत को हमने छोड़ दिया था, एक बार आप दोबारा से समझिए कि जो संकेत था यहाँ पर, जो संकेत था ये क्या था, संकेत या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिंबल। मैप के अंदर, मानचित्र के अंदर किसी भी चीज को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, संकेतक की मदद ली जाती है। जैसे कि देखिए अगर आपको मानचित्र के अंदर रेल मार्ग दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार की एक आकृति बनाएंगे, इससे पता चलेगा कि ये क्या है, यहाँ पर रेल मार्ग है। उसके अलावा आपको देखिए अगर हाईवे दिखाना है तो हाईवे इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर नंबर डाल देंगे हाईवे का कि हाईवे नंबर 1 यहाँ से बी शहर से कहाँ जा रहा है, ए शहर को जा रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, ये भी जैसे ए से बी को। उसके अलावा देखिए अगर ए को बी से आप इस प्रकार से जोड़ते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पक्की सड़क है, ए और बी के बीच में क्या है, पक्की सड़क है। इसी प्रकार से, इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है, ए और बी के बीच में क्या है, कच्ची सड़क है। इसके अलावा अन्य देखिए अगर इस प्रकार की आप कोई आकृति बनाते हैं मैप के ऊपर तो इसका मतलब क्या है कि आगे क्या है, कोई मंदिर है। उसके अलावा देखिए सेम इसी प्रकार की आकृति की आगे क्या है, यानी कि उस जगह पर क्या है, मैप के अंदर ये बनाते हैं तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर चर्च है। इसी प्रकार की आकृति यानी कि यहाँ पर क्या है, मस्जिद है। इस जगह पर पोस्ट ऑफिस वगैरह को पीओ लिख दिया जाता है। और देखिए ये क्या हो गए, संकेतक हो गए, संकेतक हो गए। और यहां पर देखिए संकेत के लिए क्या किया जाता है, मैप वो कलर का प्रयोग भी किया जाता है, रंगों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि ये देखिए जो भारत का जो हमने मानचित्र बनाया था तो यहां पर क्या है, देखिए इस प्रकार से हिमालय स्थित है, यहां पर इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, हिमालय स्थित है। तो यहां पर क्या करेंगे कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है यहां पर क्या कर देंगे, भूरा रंग कर देंगे, ब्राउन कलर यहां पर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई ना कोई क्या है, पर्वत है। उसके अलावा देखिए जैसे कि यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा क्या है, अरब सागर है, नीचे क्या हो गया, हिंद महासागर। तो इनको दिखाने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू कलर यहां पर किया जाता है। यानी कि हम जैसे ही कलर देखेंगे ब्लू, हमें समझ आ जाएगा कि यहां पर क्या है, पानी है।
तो देखिए कलर भी कई हिसाब से, अगर आप किनारों पर देखेंगे तो लाइट ब्लू रहेगा, उसके बाद गहरा होता जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। यानी कि जो कम गहरा है वो कम गहराई को दर्शाता है, और अगर ज्यादा गहरा कलर है नीला रंग तो इसका मतलब क्या है कि जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है यहां पर। उसके अलावा देखिए यहां पर क्या है, भारत के अंदर ये पठारी क्षेत्र है, तो इसको क्या किया जाएगा, येलो कलर से दिखाया जाएगा। यहां पर येलो कलर दिखा देंगे। उसके अलावा जहां से देखिए गंगा वगैरह ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है तो वहां पर क्या है, प्लेन मैदान है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी हरे रंग से दिखा दिया जाएगा। तो ये थे क्या, हमारे संकेतक थे। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन देख रहे थे कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो क्या क्या हो गया, दूरी है, दिशा है और उसके अलावा संकेतक है। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से होते हैं, वही है जो हमारी मुख्य 4 दिशाएं थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके अलावा देखिए मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, पैमाना क्या है, किसी बड़ी दूरी को एक छोटी सी दूरी के अंदर दर्शाया जाता है इसको, ठीक है। जैसे कि स्थल के ऊपर अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो अगर हम उसको कागज पर बना रहे हैं तो केवल 1 सेंटीमीटर का भी दिखा सकते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लोब से देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इतनी जानकारियां प्राप्त नहीं होती है किसी क्षेत्र के विशेष के बारे में, लेकिन जो मानचित्र है उससे क्या है, हम पूरी तरह से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाई पॉलिटिकल मैप होगा उस देश का, उसके अलावा जो थीमेटिक मैप है उससे तो हमें हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है, तो ये फर्क हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा मानचित्र जो है वो हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, तो ये कौन सा करता है, जो थीमेटिक हमारे मैप हैं वो हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, तो प्रतीक के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती, ना ही लिखने की होती है, खाली ये सिंबल बनाने पर क्या है, इनसे व्यक्ति कोई भी जो देखने वाला है वो आसानी से समझ सकता है। उसके अलावा देखिए एक अन्य फायदा क्या है, ये जो सिंबल है ये क्या है, यूनिवर्सल सिंबल है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये जो सिंबल है ये मान्यता प्राप्त है। आप किसी भी मानचित्र के अंदर ये सिंबल बनाइए और विश्व में कहीं भी कोई व्यक्ति उनको देखेगा तो हर जगह पर इस चीज का यही मतलब निकलता है कि जैसे ये मंदिर है, ये चर्च हो गई, ये मस्जिद है, पूरे विश्व के अंदर इनका मतलब सेम है। ये फायदा हो गया इनका। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर क्या है। मानचित्र यानी कि ये जो मैप हमने बनाया था, उसके अलावा खाका क्या था, जो आर्किटेक्ट बनाता है, यानी कि जो छोटे स्तर के जो नक्शे होते हैं, जैसे किसी मकान का नक्शा। इससे क्या है, हमें किसी ज्यादा कोई जानकारी यहां से प्राप्त नहीं होती। जैसे कि अगर हम किसी बिल्डिंग का वो देखेंगे खाका या फिर प्लान, तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई कमरों का साइज होगा, ठीक है, जो सीढ़ियां यहां से जा रही है उनका क्या साइज है, तो इस प्रकार की छोटी मोटी जानकारियां वहां से प्राप्त होगी खाका से। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतीक किस प्रकार से मानचित्रों के अध्ययन में सहायक है, हमने पढ़ लिया। उसके अलावा देखिए वृक्षों का विवरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक। तो वृक्षों को दिखाने के लिए किस प्रकार के मानचित्र का यहां पर प्रयोग करेंगे, थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, तो ये किया जाता है जलाशयों को दिखाने में लिए, जो भी जल राशियां हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दिग सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है, कंपास का उपयोग, तो इसका क्यों किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ दिशा को दिखाता है उसको पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैमाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है भाई, रेखा चित्र के लिए है या फिर मानचित्र के लिए या फिर प्रतीकों के लिए, तो ये किसके लिए आवश्यक है, पैमाना जो आवश्यक है वो मानचित्र के लिए आवश्यक है। अगर बिना मानचित्र के हम बिना पैमाने के अगर कोई मानचित्र बनाते हैं तो वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रेखा चित्र कहलाएगा, स्केच कहलाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा भी और उसके अलावा यहां पर देखिए एक्सरसाइज को भी सोल्व किया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया था। तो देखिए इसी प्रकार से आप लोग क्या करें, चैनल के साथ जुड़े रहें,
निश्चित ही आप लोगों को मदद मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।